Audio Jungle। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और बुलेटिन की शुरुआत विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोरों पर है। पश्चिम बंगाल और असम में पहले 2 चरणों के लिए सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। धुआंधार प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ पश्चिमी मेदिनीपुर के खड़गपुर में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ असम के चबुआ में एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया, खेजुरी और पंसकुरा में चुनावी सभाएं की और बीजेपी को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव मैदान में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने आज तिनसुकिया, जोरहाट, विश्वनाथ और गुवाहाटी में प्रचार किया। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में तृणमूल सरकार ने हर वो काम किया जिसकी वजह से प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में अड़चनें पैदा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने दीदी पर भरोसा किया, लेकिन दीदी ने लोगों का भरोसा तोड़ा। ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि तृणमूल के वसूली गिरोहों और सिंडिकेट की वजह से प्रदेश में कई पुराने उद्योग बंद हो गए। चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। आज दीदी 10 अंगीकार की बात कर रही है। बंगाल के लोगों ने आपको 10 साल सेवा का अवसर दिया था, लेकिन आपने उन्हें लूट मार से भरे 10 साल दिए। आपने उन्हें 10 साल का भ्रष्टाचार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां केंद्र और बीजेपी की सरकार मिलकर डबल इंजन की ताकत के साथ जनहित से जुड़े कामों को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को बदलने का ही नहीं है, यह सिर्फ परिवर्तन का नहीं है, बल्कि सोनार बांग्ला के निर्माण का संकल्प है। आपने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है, और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया, पिछले 70 साल में यही देखा है। मैं बंगाल वासियों के कहता हूं, आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया है। हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा करके रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भी आज कई जनसभाओं को संबोधित किया और बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति खराब है। पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया में एक जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि बीजेपी सरकारी संगठनों का निजीकरण करना चाहती है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को बंगाल में नहीं आने दिया जाएगा। पिछले 10 सालों से तृणमूल सरकार में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सत्ता में वापस आने के बाद भी विकास कार्यों को इसी तरह जारी रखा जाएगा। सभी विधानसभा सीटों के लिए खुद को उम्मीदवार के रूप में पेश करते हुए ममता बनर्जी ने लोगों से राज्य में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए
तृणमूल कांग्रेस को फिर से चुनने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के चबुआ में भी चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि चबुआ के नाम से ही चाय है और यहां रोपा गया चाय का पौधा आज दुनिया में कई जगहों पर सुगंध फैला रहा है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस पार्टी ने देश पर 50-55 साल शासन किया, ऐसी कांग्रेस पार्टी आज भारत की चाय की पहचान को मिटाने वालों का खुलेआम समर्थन कर रही है। आपने भी एक टूलकिट की चर्चा सुनी होगी। इस टूलकिट में असम की चाय और हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ योग, इसको पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। टूलकिट बनाने वाले चाहते हैं कि हमारे चाय बागानों को भारी नुकसान उठाना पड़े। ऐसी साजिश रचने वालों को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करे और ऐसी कांग्रेस पार्टी असम में वोट मांगने की हिम्मत करे। भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस को हम माफ कर सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसी पार्टियों से हाथ मिलाया जो कि असम की संस्कृति और विरासत के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि असम के हर एक क्षेत्र का विकास बीजेपी सरकार के लिए प्राथमिकता है और बीजेपी सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य की संस्कृति और विरासत संरक्षित रहे। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सरकार ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, उन्हें भी कांग्रेस की सरकारों ने लटका दिया, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया गया। के नौजवानों को नए अवसर देने के लिए, असम में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए, असम की महिलाओं को और सशक्त करने के लिए, असम के किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। और असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भी प्रचार अभियान में जुटे रहे। राहुल गांधी ने तिनसुकिया में आईओसी रिफाइनरी में कर्मचारियों के साथ संवाद किया। जोराहाट और गोहपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। आईओसी रिफाइनरी में कर्मचारियों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों से रोजगार, छोटे बिजनेस, कंपनी और किसान का नुकसान हुआ। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो महाजोत की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस जनता के अधिकारों की रक्षा करेगी, गरीबों के अधिकारों की रक्षा करेगी। गुवाहाटी में राहुल गांधी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस ने जनता को 5 गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी असम में सत्ता में आती है तो राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। चाय बागान मजदूरों को 365 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और असम के युवाओं को 5 लाख रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। आज देश में अलग अलग भाषाओं पर, अलग अलग कल्चर पर आक्रमण हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हिंदुस्तान होना चाहिए। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और इन सब की जगह होनी चाहिए। तो ये मैनिफेस्टो सिर्फ 5 गारंटी नहीं देता है, ये मैनिफेस्टो असम पर जो आक्रमण हो रहा है उसको रोकने का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र को पीपल्स मैनिफेस्टो का नाम दिया गया है। यूडीएफ ने केरल में गरीबों के लिए 5 लाख मकान बनाने का वादा किया। घोषणा पत्र में
सभी सफेद कार्ड धारकों को मुफ्त 5 किलोग्राम चावल और महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाने की बात कही गई। इसके अलावा ऐसी माताओं को आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देने का वादा किया गया जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा देना चाहती हैं। यूडीएफ ने सबरीमला के भगवान अयप्पा मंदिर की परंपराओं की रक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाने और राजस्थान की तर्ज पर शांति और सौहार्द विभाग बनाने का भी जनता से वादा किया। केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को वोटों की गिनती होगी। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर। राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका के नए प्रशासन ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को वैश्विक आयाम देने का फैसला किया है और इसके तहत दोनों देशों ने सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने, सूचनाओं के आदान प्रदान करने और एक दूसरे को जल, थल और वायु में साथ देने की बातें तय की हैं। दोनों देश मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के लिए भी संयुक्त रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच आज दिल्ली में हुई वार्ता में इस दिशा में कई अहम पहलुओं पर विचार किया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की भी बातचीत हुई। वार्ता में तय हुआ कि भारतीय सेना और अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड, केंद्रीय कमांड और अफ्रीका कमांड के बीच आपसी सहयोग और नजदीकी को बढ़ाया जाएगा। हमने हमारे बीच कई बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज की समीक्षा की तथा हम इंडियन मिलिट्री और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीका कमांड के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। I wanted to convey the Biden-Harris administration's message of our strong commitment to our allies and partners. India, in particular, is an increasingly important partner among today's rapidly shifting international dynamics. And I reaffirmed our commitment to a comprehensive and forward-looking defense partnership with India as a central pillar of our approach to the region. दोनों नेताओं के बीच व्यापक रक्षा समझौतों पर चर्चा हुई। लेमोआ, कोमकासा और बेका जैसे समझौतों का किस तरह से व्यापक सुरक्षा के लिहाज से उपयोग हो, इस पर बात हुई। क्वाड देशों के बीच रणनीतिक सैन्य सहयोग बढ़ाने की संभावना पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के केंद्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था कायम करने की थी। आज की बातचीत हमारे बीच वाइड रेंजिंग डिफेंस कोऑपरेशन और सर्विसेज के बीच एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर केंद्रित थी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हाल में हुए फर्स्ट लीडर समिट ने फ्री, ओपन और इनक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखने के हमारे संकल्प को दोहराया है। हमारी चर्चा के दौरान हमने कुछ गैर पारंपरिक चुनौतियों We also discussed engagement with like-minded partners through multilateral groupings such as the Quad and ASEAN. And as the Indo-Pacific region faces acute transnational challenges such as climate changes and challenges to a free and open regional order, cooperation among like-minded countries. इससे पहले दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री का सैन्य परंपरा के मुताबिक स्वागत किया गया। बाद में अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिले। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक रणनीति संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने खुद इसके बारे में ट्वीट भी किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संदेश सौंपा था। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिले थे। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने जनवरी में पदभार संभाला था और इस रूप में उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। कोरोना महामारी के बीच उनकी भारत यात्रा के गहरे रणनीतिक संकेत हैं, खासकर इसलिए भी कि वे जापान और दक्षिण कोरिया से होते हुए दिल्ली आए हैं।
हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फेसबुक पोस्ट लिखकर जीवन में खुश रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। उपराष्ट्रपति ने लोगों से नकारात्मकता को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाने, अनुशासन, नैतिक मूल्य, सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने की अपील की। उन्होंने स्कूलों से पाठ्यक्रम में प्रसन्नता का विषय शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये बच्चों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी देशवासियों के जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि दुनिया भर में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस नागरिकों और विश्व को सुरक्षित रखने और वैश्विक शांति और खुशहाली के लिए समर्थन जुटाने का महत्वपूर्ण जरिया है। उपराष्ट्रपति ने आगे लिखा कि कुछ खुशियां तो परिवर्तनशील होती हैं, लेकिन कुछ स्थायी प्रसन्नता देने वाली होती हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि प्रसन्नता की कुंजी खुद व्यक्ति के पास होती है। परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध और सहिष्णुतापूर्ण माहौल भी लोगों के स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ाने में सहायक होते हैं। लोगों के जीवन में खुशहाली बढ़ाने में सुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में भी ये माना गया है कि प्रसन्नता को लोक नीति में महत्व दिया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि नीति निर्माता इस विषय पर सम्यक ध्यान जरूर देंगे। उपराष्ट्रपति ने आगे लिखा है कि लोगों में खुशी और प्रसन्नता का मानक बढ़ाने के और भी कारक हैं, जैसे जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया जाना, शेयर एंड केयर की भारतीय विचारधारा के अनुरूप समाज के जरूरतमंद लोगों की आगे बढ़कर सेवा करना, प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। उपराष्ट्रपति ने लोगों से जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, लालच जैसी नकारात्मकता को त्यागने की अपील करते हुए हमेशा सकारात्मक नजरिया रखने की अपील की है। और दत्तात्रेय होसबाले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया कार्यवाहक चुन लिया गया है। दत्तात्रेय होसबाले सुरेश भैयाजी जोशी की जगह लेंगे। बंगलुरु में आयोजित आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक में आज नए सरकार्यवाहक का चुनाव किया गया। संघ की प्रतिनिधि सभा ने सर्वसम्मति से अगले 3 वर्षों के लिए दत्तात्रेय होसबाले को सरकार्यवाहक चुना है। इससे पहले दत्तात्रेय होसबाले आरएसएस के सह सरकार्यवाहक का दायित्व संभाल रहे थे। सुरेश भैयाजी जोशी 2009 में संघ के सरकार्यवाहक बने थे और उन्होंने 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। देश में 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण अभियान के 63वें दिन यानी कि कल 27 लाख से अधिक लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज दी गई। इनमें 1 करोड़ 59 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और 32 लाख 23 हजार से ज्यादा कोमोर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 77 लाख 6 हजार स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज और 48 लाख 4 हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की दूसरी डोज दी गई। वहीं 79 लाख 57 हजार से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली और 24 लाख 17 हजार से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी डोज दी गई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 40,953 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 111 दिनों में एक ही दिन में आए ये सर्वाधिक मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के मामलों में लगातार 10वें दिन वृद्धि जारी है। देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। कोविड-19 के 40,953 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,15,55,284 पर पहुंच गई। इनमें 1,11,07,332 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 96.12% है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,88,394 है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 2.5% है। कोविड की वजह से 188 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 1,59,558 हो गई और मृतक दर 1.38% है।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में ये कहा गया है कि कोविड के मामलों में 5 महीने तक लगातार गिरावट के बाद से देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामलों में दोबारा से वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि चेहरे पर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और हाथों की सफाई में ढिलाई इसका मुख्य कारण है। गृह सचिव ने राज्य से कहा है कि नए मामलों और आने वाले त्योहारी मौसम में महामारी से मुकाबला करने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों और कोविड अनुकूल व्यवहार का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए, जिसमें मास्क लगाना, साफ सफाई का खास ख्याल रखना और सामाजिक दूरी का पालन करना शामिल है। और चलते चलते एक बार फिर आपसे कोविड महामारी से बचाव की अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।